बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज एक ख़बर आई इस्लामाबाद से, ज़रा गौर से सुनिएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी दारुल हुकूमत में आवारा कुत्तों के खात्मे और नस्ल कुशी के खिलाफ केस पर सीडी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से जवाब तलब करते हुए रिमार्क्स दिए कि अगर मुतल्लका हुकाम की जानिब से कुत्तों को मारने की तस्दीक हुई तो मुकदमा दर्ज होगा। बहुत ज़बरदस्त बात कि अगर कुत्तों को मारा जा रहा है इस्लामाबाद में तो मुकदमा दर्ज होगा, लेकिन इंसानों को मारा जा रहा है, उसका क्या होगा? मैंने इस पर एक्स पर ट्वीट भी किया है, ये सवाल उठाया है कि कुत्तों को मारने पर तो मुकदमा है, इंसानों का अब इस माशरे में क्या रह गया है? दफ़ा 144 लगा दी जाती है और बमांगे दोहल हुकूमत ये ऐलान करती है कि दफ़ा 144 यानी 4 से ज़्यादा लोग कहीं नज़र आ गए तो दहशत गर्दी का मुकदमा होगा। दहशत गर्द दंदराते फिरें, लोगों को मारते फिरें, कच्चे के डाकू सड़कें बंद करें और दहशत गर्द आकर सड़कें बंद करके लोगों के शनाख्ती कार्ड चेक कर रहे हों, वो मंजूर है, लेकिन यहाँ पर एहतजाज मंजूर नहीं है। दफ़ा 144 लगाएंगे और दहशतगर्दी के पर्चे इन लोगों पर देंगे। कितने दहशतगर्द हैं जिन पर अदालतों में मुकदमात चल रहे हैं और कितने सियासी कारकुन हैं जिन पर मुकदमात चल रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सबको पता है कि दहशतगर्दी के एक्ट का इस्तेमाल किस लिए हो रहा है। बाकी दफ़ा 144 लगवानी है, पॉलिटिकल लोगों के ख़िलाफ़ इक़दाम करने हैं, आपको पुलिस इतनी ज़बरदस्त तरीके से काम करती नज़र आएगी कि आप कहेंगे ये क्या हो रहा है। जबकि हालत क्या है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में किस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। पहले इस्लामाबाद की सुन लीजिए। इस्लामाबाद में तरनौल के इलाके में घर से चीनी शहरी की लाश बरामद हुई है। पुलिस तहकीकात अभी कर रही है, फिर देखते हैं तहकीकात में क्या सामने आता है। अलबत्ता एक बात जो साबित हो गई है वो रावलपिंडी का अंधोना कत्ल है, जिसमें डिलीवरी बॉय कत्ल कर दिया गया। बेचारे गरीब होते हैं नौजवान और रोज़ाना दिहाड़ी पर ये काम कर रहे होते हैं, कमा रहे होते हैं, कहीं कोई खुराक पहुंचाने के लिए इसी तरह डिलीवरी के काम कर रहे होते हैं। डिलीवरी बॉय को दौरान डकैती गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। यानी इससे भी डकैती की जा रही थी, जिस तरह मोबाइल छीन लेते हैं, इनके पास चंद हज़ार रुपये होते हैं, कहीं जाकर कोई चीज़ डिलीवर की, उसकी रकम ली, आगे जाकर पहुंचानी होती है कंपनी को। तो इस डिलीवरी बॉय को दौरान डकैती गोली मारकर कत्ल किया गया। मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद ने डिलीवरी बॉय को डकैती के दौरान मुज़ाहमत करने पर कत्ल कर दिया। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंची, नाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। लाहौर से भी इसी तरह की अजीब व गरीब खबरें आ रही हैं। 3 लाशें मिली हैं। अब इसके बारे में बताया नहीं जा रहा कि कौन लोग हैं और इनकी शनाख्त के बारे में तफसील नहीं है। सिर्फ ये पता चला है कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से 3 अफराद की लाशें बरामद हुई हैं। पुलिस के मुताबिक हंजरवाल में 28 साल शख्स की लाश मिली, जबकि कहना में घर में पानी की टैंकी से 40 साल शख्स की लाश मिली। पुलिस का बताना है कि तीसरी लाश नवाब टाउन से 40 साल शख्स की मिली, जिसकी शनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस का कहना है कि लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि वाक़यात की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। तो अभी तहकीकात के हवाले से खबरें हैं, मज़ीद डिटेल अभी इसके बारे में नहीं आ रही। मलिक रियाज और उनके बेटे के बारे में बड़ी खबर है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने मनी लॉन्ड्रिंग के 2 मुकदमात में मलिक रियाज और उनके बेटे अली रियाज मलिक को इश्तिहारी करार दे दिया। अदालत का मलिक रियाज और दीगर इश्तिहारी मुलजिमान के शनाख्ती कार्ड और सिम्स भी ब्लॉक करने का हुक्म। जबकि ये दोनों शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान के बहुत करीबी भी हैं। इनके कारोबारी मरासिम भी इस तरह से नज़र आते हैं कि घर भी ख़रीदना हो, मल्लात भी ख़रीदनी हो तो मलिक रियाज की फ़ैमिली नज़र आती है, और फिर उसी चक्कर में कि वो पैसा आया कहाँ से, तो वो फिर NCA और उस पर फिर उल्टा अलकादिर ट्रस्ट केस बन जाता है, यूनिवर्सिटी का केस बन जाता है। ये भी एक अजीब इस मुल्क में कहानी है। आइनी रास्तों से इंसाफ ना मिले तो पुरअमन एहतजाज वाहिद रास्ता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने एहतजाज का इशारा दे दिया है। इसीलिए कहा जा रहा है कि पूरे मुल्क में अब दफ़ा 144 लगा दो 18 अक्टूबर तक, क्योंकि जुम्मे को जो अहले सुन्नत के लोग हैं, तंजीमात हैं, उन्होंने भी कहा है कि जुम्मे की नमाज़ के बाद करारदादें पेश की जाएँ। अब नज़र भी आ रहा है कि दुआएँ भी हो रही हैं। अभी मुल्क के बहुत मशहूर, सबसे मशहूर नात खां अवैस रज़ा कादरी साहब का मैं देख रहा था, उनका एक क्लिप है जिसमें वो दुआ कर रहे हैं कि मुरीद के शहदा के अल्लाह दर्जात बुलंद करे, ज़ख्मियों को सेहत दे, जो गिरफ़्तार किए गए अल्लाह उनको रिहाई दे, बड़ा जुल्म हो गया है। तो इस सतह पर भी अब ये बातें शुरू हो गई हैं। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने यह भी कहा है कि इमरान खान की रिहाई के लिए इक़दामात शुरू कर दिए हैं, मीडिया को अभी नहीं बता सकता, और सूबाई काबीना पर मुशावरत इमरान खान से करूँगा, तजावीज़ दूँगा, बाद में फ़ैसला करेंगे। एक इन्होंने बड़ी अजीब बात की, यानी शहबाज शरीफ साहब को तो अब हर कोई शर्मिंदा करता चला रहा है, लेकिन शहबाज शरीफ का फ़र्क नहीं पड़ना। चाहे BBC में मोहम्मद हनीफ़ साहब का कॉलम हो जिसमें वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने खुशामद नहीं की, ना ही वो कोई सिफारतकारी थी, वो एक शाहकार था कोई जो उन्होंने ट्रंप के लिए कह दिया है कि ट्रंप कह रहा था उन्होंने मुझे जो तन्हाई में बातें सुनाई थी ज़रा यहाँ आके बताओ,
और फिर शहबाज शरीफ साहब ने वो किया है, ओए होए, आज तक किसी सरबराह मुमलिकत ने किसी दूसरे के लिए इस तरह, चाहे वो जितना भी छोटा मुल्क हो, जो भी हो, जितना दूसरा बड़ा मुल्क हो, ऐसे अलक़ाबात, इस तरह की गुफ्तगू नहीं की। कोई उससे हासिल हुआ या नहीं हुआ, इस पर भी अब कॉलम लिखे जा रहे हैं कि आप जितनी मर्ज़ी खुशामद कर दें, इससे कुछ हासिल उस तरह का नहीं होना मुल्क और कौम के लिए। अपनी इज़्ज़त तो बरकरार रखें, अपनी कौम का ख्याल कर लें। साथ ये भी सुहेल आफरीदी ने बताया कि जी शहबाज शरीफ का फ़ोन आया था, उन्होंने मुबारकबाद भी दी वज़ीर आला बनने पर और कहा जी हम साथ चलने को तैयार हैं मुल्क की खातिर। तो मैंने उनको कहा कि मैं 4-4.5 करोड़ लोगों का वज़ीर आला हूँ, तो अवाम को ना बीच में लाएं, हमारे इख्तिलाफ़ात में अवाम नहीं पिसने चाहिए, तो मेरी लीडर से मुलाकात होने दी जाए। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं पूछ कर बताता हूँ। यानी वज़ीर आज़म होते हुए भी उनको पूछना पड़ेगा, तो आप सोचिए क्या हाल है। कभी वज़ीर दिफ़ा यहाँ कहता है, कभी ख्वाजा साहब फरीक के अलावा तारिक फजल चौधरी कहते हैं जी टीवी पर बैठकर मुलाकात करवा देते हैं, और कोई मुलाकात नहीं करवा पाते। तो यहाँ तो शहबाज शरीफ भी बेबस हैं, और फिर वज़ीर आला वापस चले गए, मुलाकात नहीं हो सकी, जबकि केस भी लगा हुआ था। और तो और अब ये ख़बरें आ रही हैं कि तहरीक इंसाफ पर जिस तरह से मुकदमात बनाते चले गए, अब उसमें एक रिलीफ मिल गया है। गिरफ्तार फलक जावेद की लाहौर की सेशन कोर्ट ने ज़मानत मंजूर कर ली। अदालत ने रियासत मुखालिफ ट्वीट के मुकदमे में ज़मानत मंजूर की है। अभी और भी मुकदमात हैं, लेकिन ये बड़ी खबर है कि किसी में तो ज़मानत मंजूर हुई है। यह भी बताया सुहेल आफरीदी ने, इनको कायद आज़म सिर्फ नोटों पर नज़र आते हैं। 14 अगस्त को इनकी फ्लैक्सों से कायद आज़म गायब थे। मेरे दफ्तर में कायद आज़म की तस्वीर और पाकिस्तान का झंडा दोनों लगे हैं। पहले पाकिस्तान है, बाद में कुछ और है, वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने वाज़ेह कर दिया। यही लोग ये कह रहे होते हैं, वरना यहाँ तो राना सनाउल्लाह भी कहते हैं कि हज से बड़ा काम है, तौबा नऊज़ुबिल्लाह, खुदा न खास्ता कि नवाज़ शरीफ को जाकर रिसीव किया जाए। और वो तस्वीरें वायरल की गई कि जी इमरान खान की तस्वीर नज़र आ रही है, वो जिस एंगल पे थी उसमें कायद आज़म की तस्वीर नहीं नज़र आ रही थी। जबकि नून लीग के दफातर में देख लें कितना कायद आज़म का, झंडे का, पाकिस्तानी या इनकी तकारीब में कितना जिक्र होता है, मैं के अलावा क्या होता है, वो भी कभी नोट करें। बुरी खबरें हैं जी, इस हुकूमत के होते हुए आवाम के लिए अच्छी खबर कोई नज़र नहीं आती, और इसमें आवाम का बुरा हाल है। और हुकूमत को भी कहीं ना कहीं अंदाज़ा तो है कि जितनी बदतरीन हमारी कारकर्दगी है, आगे भी हमें वोट कोई नहीं मिलने। इसीलिए अब आप देख रहे हैं कि खुशामदही चल रही हैं ट्रंप साहब की, कि यहाँ भी मुल्क में यही है कि वोट नहीं मिलने तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात बनी रहे, और बाहर भी जनाब इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात बनी रहे। यही तरीका है इक़्तिदार पर कब्ज़ा जमाने का। तिजारती मैदान में बुरी खबर आई है। साल के सिर्फ पहले 3 महीनों में फूड ग्रुप का तिजारती खजाना 4.5 करोड़ डॉलर से बढ़कर 1.1 बिलियन डॉलर हो गया है, सिर्फ 3 महीने में। यानी हम जो खुराक बाहर से मंगवा रहे हैं और जो बाहर बेच रहे हैं, उसमें अब कितना ज़्यादा खसारा आ गया है। 4.5 करोड़ डॉलर से बढ़कर ये आ गया है 1.1 अरब डॉलर पर। सबसे ज़्यादा कमी चावल की एक्सपोर्ट में रिकॉर्ड की गई है। यानी हमारी एक्सपोर्ट्स, जो चावल हमारी एक बड़ी एक्सपोर्ट थी खुराक में, वो नीचे चली गई है। अभी हमने गंदम भी इंपोर्ट करनी है। फिर जनाब पाकिस्तान का पासपोर्ट चौथा बदतरीन पासपोर्ट हो गया है। पहले इससे कुछ बेहतर था, अब उससे भी ज़्यादा बुरा हो गया है। और शहबाज शरीफ साहब की मिन्नत समाजत या खुशामदें किसी काम नहीं आ रही, और हम इतने बुरे हो गए हैं कि इराक़, सीरिया और अफ़गानिस्तान वाला हमारा हाल हो गया है। अब इससे ज़्यादा क्या कहा जाए। और राइस की, हमारी चावल की एक्सपोर्ट गिरी है 42%, पाम ऑयल इंपोर्ट इंक्रीज़ हो गई है 34%। तो लिहाजा जनाब ये अब हमारा गैप बढ़ता चला जा रहा है। फिर जी मरीम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक्स माली बहरान का शिकार, अदविया की किल्लत, तनख्वाहों की अदायगी में मुश्किलात। ये खबरें अखबार की खबर है। इसके अलावा टेक्सटाइल के हवाले से सबसे बड़ी हमारी एक्सपोर्ट्स थी। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में मुसलसल दूसरे माह मनफी ग्रोथ रिकॉर्ड। सितंबर में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में 1.99 यानी तकरीबन 2% कमी हुई, जबकि अगस्त में 7.34% कमी हुई थी। यह डॉन की रिपोर्ट है। पाकिस्तानी पासपोर्ट की कहानी पर अब हर कोई बात कर रहा है कि 133 पोजीशन पर आ गया है, और पहले ये पोजीशन हमारी थी 93वीं, 93rd पोजीशन पे था, और अब 103 पर, ये 2025 में। और हमसे नीचे कौन से मुल्क हैं? इराक़ है, शाम है जंग जहाँ पर, और अफ़गानिस्तान 106 पर है। सोमालिया, नेपाल, फ़लस्तीन, बांग्लादेश हमसे ऊपर हैं। यह हाल हो गया हमारे पासपोर्ट का। अब जनाब आ जाइए उस कॉलम पर
जो बहुत ही दिलचस्प है। कॉलम निगार खालिद मसूद खान ने रोज़नामा दुनिया में लिखा है, वज़ीर ख़ारजा उर्फ नायब वज़ीर आज़म असम्बली में ये फरमाते हैं कि सदर ट्रंप का पेश करदा 20 नुकाती ड्राफ्ट वो ड्राफ्ट हरगिज़ नहीं जो हमने मंजूर किया था, मगर हमारे वज़ीर आज़म इसी अमरीकी ड्राफ्ट पर, जिसको असम्बली के फ्लोर पर जनाब इसहाक डार मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर चुके थे, दस्तखत करके ऐसे फ़ख्र और इंबिसात का मुजाहरा कर रहे हैं, खुशी का मुजाहरा कर रहे हैं, गोया उन्होंने अमरीकी सदर के नामे नुमा ड्राफ्ट पर नहीं बल्कि अमरीकी सदर ने उनके ड्राफ्ट करदा मुआहदे अमन पर दस्तखत किए हैं। शहबाज शरीफ तो ऐसे खुश थे, जबकि इसहाक डार कह रहे थे कि ये तो वो ड्राफ्ट ही नहीं है, और शहबाज ऐसे खुश थे जैसे जो हमने ड्राफ्ट दिया उस पर दस्तखत कर रहे हों। और लिखते हैं जी खालिद मसूद खान रोज़नामा दुनिया में, हुकूमत इस वक्त बड़े बड़े कामों में लगी हुई है। इन बड़े कामों में आने बहाने से अमरीकी सदर ट्रंप से मिलना शायद सबसे अहम है। इसके अलावा गज़ा में 2 साल तक खून की होली खेलने और 68,000 से ज़ायद बेगुनाहों को शहीद करने वाली इसराइली हुकूमत को इसकी ख्वाहिश के मुताबिक सिलाह फराहम करने वाले अमरीकी सदर के लिए बार बार अमन के नोबेल इनाम की सिफारिश करना और बिला मकसद गैर मुल्की दौरे करना शामिल है। ये बड़े बड़े काम है जो हुकूमत को करने हैं। जिन बड़े और अहम बैनुल-अक़वामी कामों में हमारे हुक्मरान इस वक्त तन मन धन से मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं, हकीकत में इन सारे कामों में इनका कोई अमली किरदार ही नहीं। हमारे हुक्मरान इस वक्त एक बैंड वैगन में सवार हैं और इनकी हैसियत शामिल बाजा बजाने वाले से ज़्यादा नहीं, लेकिन वो खुश हैं और अपने तईं ये समझ रहे हैं कि वो इस वक्त पूरी दुनिया को सर पर उठाए हुए हैं। ये खालिद मसूद खान साहब हकीकत बता रहे हैं कि कोई ये नहीं कि जी बड़ी लिफ्ट है फलां, बस सारे मुल्क जिस तरफ हाँके जा रहे हैं हम भी उस तरफ चल रहे हैं। आम आदमी को इससे कोई गर्ज नहीं कि वाइट हाउस में इस वक्त हमारे हुक्मरानों की कितनी पज़ीराई हो रही है, क्योंकि आम आदमी को हुक्मरानों की आलमी मंजरनामे पर इज्जत बजरिया झोली चुक प्रोग्राम से ज़्यादा उन छोटे छोटे मसाइल से गर्ज है जिनसे वो दो चार हैं। कॉलम निगार खालिद मसूद साहब। आगे जी ये देखिए, अब हुकूमत इस वक्त इतनी गिरी हुई है, इतना बुरा हाल है कि चंद जजेस रह गए हैं, आज़ादमंद जजेस, वो भी नहीं इनसे बर्दाश्त हो रहे हैं। गिरी पड़ी है हुकूमत। आइन के आर्टिकल 200 में तरमीम होने जा रही है, जिसके बाद सदर जजेस के तबादले उनकी मर्ज़ी के बगैर, यानी जजेस की मर्ज़ी के बगैर जहाँ चाहेगा, पटवारी की तरह या किसी कांस्टेबल की तरह जहाँ चाहें उनके तबादले हो सकेंगे। पहले जज की रजामंदी लाजमी थी, उससे पूछेंगे जी हम आपको वहाँ ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, आप मानते हैं, तो वो मानेगा तो फिर ट्रांसफ़र होगा। अब नहीं, इस तरमीम के बाद जजेस के पास 2 ही ऑप्शन बचेंगे, या नौकरी करें या छोड़ दें। इसका सबसे पहला मुमकिन असर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस पर होगा कि उनको भाई जो जज भी लग रहा है इंसाफ करने लगा उसको उठाओ और बाहर फेंक दो, जो जज लग रहा है हुकूमत की मान नहीं रहा उसको उठाओ और किसी और जगह ले जाओ, उससे केस ही ले लो। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब भी अब फंस गए हैं, किस तरफ जाएं, क्योंकि कलदम तंजीम का साथ दें तो हुकूमत ख़िलाफ़ हो जाएगी, और अगर कलदम तंजीम का साथ नहीं देते, मजहबी जमात के साथ नहीं खड़े होते, तो फिर लोग इनको छोड़ जाएंगे। हमें बताया गया पंजाब के बाज़ इलाकों में अहले सुन्नत वल जमात के दीनी मदारस और जामियात हुकूमत ने बंद कर दिए हैं। जी सही बताया, इस्लामाबाद में तो सब सील, मसाजिद, मदारस, हर चीज़, दफातर सब। हमारा रिकॉर्ड गवाह है, तंजीमुल मदारस अहले सुन्नत पाकिस्तान से मुल्क कोई इदारा कौमी सलामती आइन कानून और रियासत के मुनाफी सरगर्मी में मुलव्वस नहीं और ना कभी रहा। दीनी इदारे अपने मामूल के मशागल दरस और तदरीस से मसरूफ़ हैं, इसलिए ऐसे इक़दाम से दीनी इदारों और हुकूमत के दरमियान बदगुमानी और बदइत्तेफाकी पैदा होगी। हम मुल्क की मगरबी और मशरक़ी सरहदों पर हालत जंग की सूरत हाल में रियासत मुसल्लह फ़ौज के साथ हैं। हमारा मुतालबा है बंद किए गए मदारिस को फ़ौरी तौर पर खोला जाए और डीसील किया जाए। ये इन्होंने और भी उलमा का इसमें जिक्र किया है, ये पोस्ट लगाई है मुफ्ती मुनीब साहब ने, साबिक़ चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी और मशहूर आलिम दीन है। पूरी दुनिया में सफारती कामयाबी के झंडे गाड़ने के दावे अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान का पासपोर्ट अब दुनिया का चौथा कमज़ोर तरीन पासपोर्ट, और फिर इराक़, शाम, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान से बस नीचे रह गए हैं, बाकी तो सारे हमसे बेहतर हो चुके हैं। तो ये हुकूमत रही और इस तरह की खुशामदें रहीं, तो लगता है अगले साल हम ये जो पीछे 3-4 रह गए ना, चौथा बदतरीन है, तो शायद फिर बदतरीन में खुदा न खास्ता ना आ जाए। असद उमर साहब लगता है कि किसी भी सूरत में तहरीक इंसाफ में वापस आना चाहते हैं। लिखते हैं, पार्टी लीडरशिप को अरसे से शदीद तनकीद का सामना है, लेकिन जिस तरीके से अली अमीन फौरी मुस्ताफ़ी हुए, असद कैसर, आतिफ खान जैसे सीनियर लोगों ने सुहेल अफरीदी का भरपूर साथ दिया, और जिस दलेरी और हिकमत से जुनैद अकबर ने इस इलेक्शन को मैनेज किया, पार्टी लीडरशिप खिराज तहसीन की मुस्तहिक है। आप सब ने साबित किया कि पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में तमाम मुश्किलात के बावजूद आज भी जिंदा और मुनज़्ज़म है। असद उमर साहब पार्टी छोड़ गए मगर तारीफ़ें कर रहे हैं। पंजाब भर में 18 अक्टूबर तक दफ़ा 144 नाफिज, और हर किस्म के एहतजाज, जलसे जुलूस, रैलियों, धरनों, इज्तिमा और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है, और दहशतगर्दी के पर्चे होंगे। अच्छा, ये दिलचस्प बात है कि वो कुछ ना कुछ पस पर्दा चल रहा है। कहीं पैरोल की अगर ख़बर आती है, कहीं ये बात आती है जी हमसे बात करें, तो
कल तो पीर तक मुलतवी नहीं की गई थी, आज तक केस मुलतवी हुआ था, आज 29 अक्टूबर की तारीख पड़ गई। दिलचस्प बात है, यानी पहले तो एक दिन की मुलतवी होती थी, आज इमरान खान का केस 29 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया गया है। तो लगता है कि कोई बातचीत को वक्त दिया जाना मतलूब है। तहरीक लब्बैक के मुजाहिरीन ने 2016 से 25 तक लाहौर समेत पंजाब भर में 11 पुलिस मुलाजिमीन को शहीद किया, 1648 को ज़ख्मी, 69 मुलाजमीन मुस्तकिल माजूर, मुजाहिरीन के तशद्दुद से 16 आम शहरी हलाक जबकि 54 ज़ख्मी, 97 गाड़ियाँ मुकम्मल तौर पर तोड़ फोड़ करके नकारा जबकि 2 गाड़ियाँ जलाईं, पुलिस की 10 इमारतों को शदीद नुकसान पहुँचा। पुलिस ने रिकॉर्ड जारी किया है तहरीक लब्बैक का। और अब चूँकि इनको 4th शेड्यूल में डालकर जायदादें असासे महकमे औक़ाफ़ के सुपुर्द किए जाएंगे, पोस्टर्स बैनर इश्तिहारात पर पाबंदी, सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद, बैंक अकाउंट्स मुंजमद, इनको कलअदम किया जा रहा है और इनको बैन किया जा रहा है। 20 मुलजमान को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया गया जबकि 98 मुलजमान को जुडिशल किया गया है, आज की खबर है। और ये इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर गिल ने इस पर समाअत की थी। मिफ्ता इस्माइल जो वज़ीर ख़जाना हुआ करते थे नून लीग के, आखिर उनकी सुन लीजिए। कहते हैं आवर एक्सपोर्ट्स इन फर्स्ट 3 months ऑफ दिस क्वार्टर आर डाउन बाय 300 मिलियन और 4%, imports up by 2 billion और 14% एंड ट्रेड डेफिसिट अप बाय 2.4 बिलियन और 34%। दिस इज़ वरिंग। वो कह रहे हैं 3 महीने में हमारा तिजारती खसारा 2.4 अरब डॉलर हो गया है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का फ़र्क तो ये 34% हो गया है। विद इनकम एंड सेल्स टैक्स रेट्स सम ऑफ द हाइएस्ट इन द वर्ल्ड, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस प्राइसेस हाइएस्ट इन द रीजन एंड इनकम्पेरेबल कंट्रीज, Pakistani companies unable to compete globally. The government needs to reduce the burden of its inefficiency and corruption on our companies and people. वो कह रहे हैं कि जी ये हाल हो गया तो हमारी कंपनियां तो मुकाबला नहीं कर सकती, इतना यहाँ पर टैक्स है और तेल गैस की कीमतें इतनी हैं। वैसे भी कहा जा रहा है इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से बाहर शिफ्ट हो रही है, लेकिन हुक्मरानों को क्या, उनकी इंडस्ट्रियाँ बाहर भी हैं, यहाँ भी हैं, कारोबार भी बाहर है, नेशनलिटी बच्चे बाहर हैं। तो जब तक हुकूमत है ठीक है, उसके बाद बाहर जाएंगे, फिर डील शील मिल जाएगी तो रहेंगे, वरना फिर बाहर रहेंगे और इंतज़ार करेंगे फिर कोई डील मिले और आ जाए। अल्लाह हाफ़िज़।